दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो सेटलमेंट से संबंधित है। सेटलमेंट यानी बस्तियों से संबंधित हमारा वीडियो है और यह वीडियो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये हमारा जेपीएससी पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे भी रिलेटेड है। हमारा जो है बीए के सेमेस्टर पर भी आधारित ये वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों के लिए खास महत्व रखता है। तो आज सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट पे चर्चा होगी, जिसमें जो है सबसे पहले मैं ह्यूमन सेटलमेंट की चर्चा करूंगा। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि मानव जीवन के लिए सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। इन्हीं मकान की मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं आपके सामने में कि मानव अधिवास का क्या महत्व है, वो मानव अधिवास कैसे होते हैं। मानव अधिवास में जो है हमारा ग्रामीण अधिवास आ जाएगा और शहरी अधिवास आ जाएगा, नगरीय अधिवास। तो ये जो है हम रूरल और अर्बन सेटलमेंट की जो है चर्चा करेंगे। इसमें हम दोनों के प्रकार की चर्चा करेंगे, दोनों का अंतर की चर्चा करेंगे और दोनों में जो है अंतर करने वाला जो महत्वपूर्ण विशेषता होगी उस पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जेपीएससी पर आधारित क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा कि मानव बस्तियों से आप क्या समझते हैं। मानव बस्तियों का वर्णन करते हुए बस्तियों को विभिन्न प्रकारों में बांटे, मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने कर देना चाहता हूं दोस्तों। तो मानव जीवन के लिए जो बस्तियां होती हैं, जिसमें जो है लोग अपना जीवन को गुजारा करते हैं, रहते हैं, वो बस्तियां छोटे पूर्वे से होकर के बड़े नगर या मेगालोपोलिस तक होते हैं। यानी कि ग्रामीण शहरों में झुग्गी झोपड़ियों से लेकर के बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े जो है महानगर जैसे जो है ये बस्तियां होती हैं। तो इस पर जो है हम चर्चा करते हुए चलते हैं कि हर्षल महोदय ने जो है मानव बस्तियों को कैसे परिभाषित किया है। तो हर्षल महोदय की मैं परिभाषा को आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखेंगे। क्या है कि भूमि का वह भाग जो मानव बसाव के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है। भूमि का कोई भी भाग, भूमि का वह भाग जो मानव के बसाव के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है, वही हमारा मानव अधिवास कहलाता है। चाहे वो अधिवास हमारा ग्रामीण अधिवास हो या हमारा जो है शहरी अधिवास हो, नगरीय अधिवास हो। जहां तक बस्तियों का विभाजन का प्रश्न है, तो इसके विभाजन का कोई स्पष्ट रूपरेखा देखने को नहीं मिलता है कि किस प्रकार से जो है बस्तियों का जो है विभाजन किया जाए। फिर भी मैंने आकार तथा प्रकार के आधार पर आपके सामने में जो है बस्तियों को बांटने का काम किया है। तो आकार और प्रकार के आधार पर बस्ती को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, एक ग्रामीण बस्तियां और दूसरा नगरीय बस्तियां। स्पष्ट हो रहा होगा आपके सामने दोस्तों, एक ग्रामीण बस्तियां और दूसरा नगरीय बस्तियां। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, ग्रामीण लोग गांवों में रहते हैं, तो ये व्यवसाय को हमने जो है व्यवसाय के आधार पर ग्रामीण और नगरीय को जो विभेदीकरण करने का प्रयास किया है। तो क्या है कि ग्रामीण लोग जो रहते हैं, वो उनका मुख्य पेशा जो होता है वो कृषि होता है। वो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे होते हैं ग्रामीण लोग, और प्राथमिक क्रियाकलाप के तहत कृषि, मत्स्यान, खनन और वन्य जीव पर आधारित जीवन जो है इनका मुख्य रूप से जीवन जीते हैं दोस्तों। और ये ग्रामीण जीवन का जो है व्यवसाय के आधार पर हुआ। अब हम नगरीय आधार पर देखते हैं, नगरीय बस्तियों के हम देख और नजर डालते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है, जो नगरीय बस्तियों के अंतर्गत आता है। ये हमारा इसमें मुख्य रूप से द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है, जो नगरीय बस्तियों के अंतर्गत आता है। ये हमारा व्यवसाय की बातें हो रही है। इसमें क्या व्यवसाय होता है, तो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप को यदि जोड़े तो हमारा
उद्योग, व्यापार, परिवहन सेवा से लेकर के शोध और बड़े बड़े विकास कार्य जो है इसमें शामिल होते हैं। ये हमारा नगर का जो है व्यवसाय के आधार पर जो है अंतर हुआ दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। यदि जनसंख्या के आधार पर हम बांटे तो जनसंख्या के आधार पर कई देशों ने ग्रामीण क्षेत्रों को कई रूपों में बांटा है। यहाँ देखते हैं हम लोग, एक नजर डालते हैं यहाँ पर। तो ग्रामीण क्षेत्रों का विभाजन यानी कि ग्रामीण बस्तियों का निर्धारण कैसे किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। कनाडा मानता है कि हमारे यहाँ जब 1000 से कम की आबादी है तो इसे मैं ग्रामीण बस्तियों की श्रेणी में मानूंगा। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहता है कि 2500 से कम, 2500 से कम व्यक्ति होंगे उसे मैं ग्रामीण मानूंगा। तो भारतीय कहते हैं, भारत कहता है हमारा कि 5000 से कम होगा तब मैं उसे ग्रामीण मानूंगा, ग्रामीण बस्ती के श्रेणी में इसे रखूंगा। और जापान कहता है कि मेरी आबादी जब 30,000 से कम होगी तो वो आबादी हमारी ग्रामीण बस्तियों की आबादी कहलाएगी। स्पष्ट हो गया होगा आपको। और बाकी जो इससे ज्यादा की आबादी होगी वो हमारा नगरीय बस्तियां कहलाएंगी दोस्तों। ठीक है, अब बस्तियों को जो मानव के रहने योग्य बस्तियां होती हैं, मानव के रहने का जो अधिवास होता है, ह्यूमन सेटलमेंट, उसे कई नामों से जाना जाता है, जो ग्रामीण बस्तियों में भी और नगरीय बस्तियों में भी जाना जाता है। तो वो क्या क्या नाम जाना जाता है इसमें जो है नगला, गांव, कस्बा और शहर, ये दोनों जो है जाना जाता है। तो छोटे रूप में जो है हमारा ग्रामीण हो गया और यहाँ जो है हमारा शहर नगरीय रूप में हो गया, कस्बा भी हमारा जो है नगरीय रूप में। अब दोनों में हम जो है मैं एक छोटा सा अंतर स्पष्ट करके मैं बतला देना चाह रहा हूं कि ग्रामीण बस्तियों में और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। हालांकि यहां से ही आपका स्पष्ट हो गया, फिर भी मैं और विशेष रूप से स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि ग्रामीण बस्तियों में क्या अंतर है और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। तो यहां देखते हैं, नजर डालते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के लोग यानी ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से कृषि तथा प्राथमिक कार्य पर निर्भर रहते हैं। जो यहाँ पर हमने कृषि, मत्स्य, खनन और वानिकी से संबंधित बातें कहा। तो शहरी लोग क्या करते हैं कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाकलाप पर निर्भर रहते हैं और वो उद्योग, व्यापार, यातायात, सेवाएं तथा शोध, विकास आदि का कार्य जो है करते हैं, वो हमारा नगरीय बस्तियां के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। यहाँ अंतर हो रहा है, ये हमारा संकुचित रूप में है और ये हमारा विस्तृत रूप में है। इनके जो है कार्य, क्रियाकलाप या जो है नगरीय बस्तियों का क्रियाकलाप दोनों में जो है अंतर पाया जा रहा है। इनका सिमटा हुआ है और इनका जो है नगरीय बस्तियों का ये विस्तृत है, फैला हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ग्रामीण बस्तियां जो हैं, ग्रामीण बस्तियां चूंकि ये हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर है, तो फलस्वरूप जो है ये कृषि कार्य करते हैं, खनन, वानिकी और मत्स्य का कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं, ये ग्रामीण बस्तियां जो है कच्चा माल और खाने का चीज जो है नगरों को देता है, नगरीय बस्तियों को देता है। तो आप कभी ग्रामीण लोगों को छोटे नजरिए से या तुच्छ निगाह से ना देखें दोस्तों, क्योंकि भोजन देने का काम जो करता है वो हमारा ग्रामीण अधिवास होता है, ग्रामीण बस्तियां होती हैं जहां से कच्चे माल मिलता है और जो है खाने की भी चीजें मिलती है। तो शहर क्या करता है, शहर भी अपनी फर्ज को निभाता है। तो शहर क्या करता है, वस्तुओं तथा सेवाएं, जो वस्तु को तैयार करता है, जो गुड्स को तैयार करता है, जो सेवाएं तैयार करता है, वो अपने लिए तो करता ही करता है और खुद जो है ग्रामीणों के लिए भी करता है कि भाई आपने जो है हमें कच्चा माल दिया तो मैं इसे जो है तैयार किया, बदले में आप ले लो। ठीक है, इस प्रकार का जो है ये अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है दोस्तों। अब तीसरे अंतर पर चलते हैं कि भूमि पर निर्भर रहते हैं कौन, ग्रामीण बस्तियों के लोग या ग्रामीण अधिवास के लोग। ठीक है, ये कहां रहते हैं, भूमि पर निर्भर, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप पर है तो ये कृषि, चारा और वन क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। कारण कि कृषि कार्य करते हैं तो फलस्वरूप है पशुओं की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पशुओं की भी मात्रा अधिक है दोस्तों। तब पशुओं को जब रखेगा कृषि
करने के लिए जब ग्रामीण लोग तो क्या करेगा, इसके लिए चारागाह की आवश्यकता होगी। और जब अधिक पशु होंगे, वन से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति करनी होगी, तो क्या होगा, वन क्षेत्र पर आश्रित रहना होगा। इसीलिए जो है ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से भूमि पर निर्भर रहती है, जिसमें कृषि, चारागाह और वन क्षेत्र को शामिल किया जाता है दोस्तों। और जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो छोटे आकार में होती हैं, उनकी संख्या कम होती है, और पहाड़ियों पर वन क्षेत्रों में जो है एक घर का भी जो है बस्ती होता है, वो एकल परिवार भी होता है दोस्तों। और जब आप शहर की ओर चले, नगरीय बस्तियों की ओर चले आप, तो नगरीय बस्तियों में क्या होगा, बस्ती जो है बड़ा आकार में मिलता है, बृहद पैमाने पर मिलता है। इनकी संख्या जो है 1000 से लेकर के लाख तक के होता है, वहां लोग रहते हैं, ये ग्रामीण बस्ती कहलाता है। तो अंतर तो पड़ रहा है, बहुत अंतर दिख रहा है। अब क्या है कि ये लोग जो होते हैं सघन आबादी में रहते हैं, जबकि जो है हमने बतलाया आपको कि ग्रामीण बस्तियां विरल आबादी वाली होती है, वहां उनकी संख्या छोटी होती है, कम होती है, एकल होती है, लेकिन इनकी आबादी कैसी होती है, 1000 से लेकर के लाखों में होती है। और ये सघन आबादी वाले, यहाँ जहां ये इनकी बस्तियां होती है वहां जो है जनघनत्व तो अधिक पाया जाता है। घर जो है एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। उसके बाद में क्या है, नाली भी सटी होती है, गली भी सटी होती है, और लोग जो है रहते हैं वो समीप समीप रहते हैं। और वहां जो है क्या है, बड़े नगर से सन्नगर तक जो है पाए जाते हैं। ये हमारा नगरीय बस्तियां हैं दोस्तों। अब जो है अंतिम अंतर पर आ रहे हैं। अंतिम अंतर क्या है, तो ग्रामीण बस्तियों का अंतर देखते हैं कि ग्रामीण कम गतिशील होते हैं। कारण है कि ये शारीरिक कार्य को ज्यादा करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है इनमें गतिशीलता कम होगी। ये कृषि कार्य में लगे रहते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप में, खनन कार्य में, वानिकी में, मत्स्यन में। तो कृषि कार्य में तो दिन भर काम करना और जो है फिर कहें कि इसमें गति या पैदा हो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि शारीरिक काम करने के बाद पूरा शरीर जो है थक जाता है, थक करके चूर हो जाता है। तो निश्चित रूप से जो है इनमें जो है गति कम होगी ही होगी दोस्तों। और क्या है, ये सामाजिक संबंध जो अपने आस पड़ोस और इनके समाज का जो संबंध है, रिश्ता नाता है, उनसे इनका संबंध काफी गहरा होता है, बहुत मजबूत संबंध होता है दोस्तों। जब इनका संबंध बन जाता है तो जल्दी इनका संबंध टूटता नहीं है। ये बहुत विश्वास करने वाले होते हैं। और ये क्या है, क्योंकि ये कम गतिशील होते हैं और ये काम जो करते हैं, तो इनके पास तकनीक का अभाव होता है, तकनीक का अभाव होता है। और कम तकनीक अनेक साधारण तकनीक में, साधारण साधनों में ये ग्रामीण बस्तियों के लोग अपने कार्य को करते हैं। वहीं अब आते हैं हम लोग दूसरे ओर, वो हमारा नगरीय बस्तियों। तो जीवन क्या होता है, जटिल और इनके तरह गतिहीन ना होकर के, गतिशील ना होकर के ये तेज होते हैं, तेज दिमाग लगाने वाले होते हैं। और इनका सामाजिक संबंध कैसा होता है, आओ और जाओ, है ना, बिल्कुल औपचारिक संबंध होता है दोस्तों। मिल गए तो हाय हेलो, कैसे हैं, चाय पी लो, मैं चला अपने काम पर चला। आप कहां से आए, कितना जरूरी है उनका ये महत्व नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ औपचारिक रिश्ता निभा रहे हैं आपसे, यहाँ ये दिखता है। कारण कि इनका जीवन काफी संघर्षमय, जटिल और गतिशील है। और ये घनी आबादी में रहते हैं। यदि ये आपके साथ मधुर संबंध बना करके दिन भर बैठे रहेंगे, तो शाम का भोजन इन्हें जुटा पाना काफी मुश्किल होगा। यही कारण ये अपने सामाजिक संबंध को औपचारिक रूप में बनाए रखते हैं। और इनका जो सामाजिक संबंध होता है सिर्फ दिखावे की होता है दोस्तों। अब इसके बाद में जो है फिर नगरीय वर्गीकरण पर चलेंगे हम लोग दोस्तों। ग्रामीण वर्गीकरण पर भी चलेंगे। तो नगरीय पहले ग्रामीण बस्तियों के प्रकार की चर्चा करेंगे, फिर जो है हम लोग नगरीय बस्तियों की प्रकार की चर्चा होगी दोस्तों। तो बिल्कुल जो है आप हमसे जुड़े रहें। अब सेटलमेंट के तहत हम
ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को देखने जा रहे हैं दोस्तों। किसको? ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से साधारण तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। किन है? ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट करके वर्णन किया गया है। तो पहला देखते हैं हम लोग। पहला हमारा गुच्छित, संहत अथवा केंद्रीय बस्तियां। पहला कहलाता है क्या? गुच्छित, संहत अथवा केंद्रीय बस्तियां। दूसरा अर्ध गुच्छित या विखंडित बस्तियां। तीसरा पूर्वीय बस्तियां। और चौथा हमारा होता है परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां, जो ये ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हुआ दोस्तों। ठीक है, अब इसमें जो है एक करके जो है हम विशेष महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रख रहा हूं। तो गुच्छित, संहत अथवा केंद्रीय बस्तियां जो हमारा है उसका आवास क्या होता है? निकटवर्ती, एक दूसरे के करीब होता है। और वो क्या होता है? निकटवर्ती, जो एक दूसरे के करीब होता है वो होता है खेतों से अलग होता है। जो खेत होता है इनका, ग्रामीण बस्तियों का, उन खेतों से अलग होता है, बाड़ों से, यानी कि घेरा जो दिया हुआ रहता है उस घेरा से क्या होता है? उस घेरा से अलग होता है और चारागाह से भी अलग होता है। ये गुच्छित या केंद्रीय बस्तियों का जो है ये आवास का जो है स्थिति हो गई दोस्तों। और क्या है फिर कि घरों को 2 कतारों में सकरी, तंग या टेढ़ी मेढ़ी गलियां जो है अलग अलग करती है। जो घर बने होते हैं तो 2 कतारों में, वो कैसे होते हैं? सकरी और तंग और टेढ़ी मेढ़ी गलियों के द्वारा जो है इस प्रकार से जो है इनका जो है ये निर्धारण होता है। और ये है टेढ़ी मेढ़ी गलियां इसे जो है अलग करने का काम करती है। अब देखिए कि केंद्रीय बस्तियों का आकार कैसा होता है। तो केंद्रीय बस्तियों का आकार जो है रैखिक आकार का होता है। रेखीय, फिर जो है आयताकार होता है हमारा, जो है आयताकार। उसके बाद में जो है फिर क्या है? ये हमारा एल आकार का होता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि केंद्रीय बस्तियों का कोई आकार नहीं होता है दोस्तों। तो आकार में रैखिक आकार, आयताकार आकार, एल आकार और आकृति विहीन आकार जो है हमारा केंद्रीय बस्तियों का होता है। और इसका विस्तार देखते हैं हम लोग कि कहां कहां पाया जाता है केंद्रीय बस्ती या गुच्छित संहत बस्ती। तो यहाँ जो है देखते हैं हम लोग कि जलोढ़ के मैदानी भागों में जो है, विशेष करके जलोढ़ के मैदानी भागों में ज्यादा पाया जाता है। फिर शिवालिक घाटियों में जो है इसका विस्तार पाया जाता है। और उत्तरी और पूर्वी राज्यों में भी जो है केंद्रीय बस्तियां या गुच्छित या संहत बस्तियों का जो है विस्तार पाया जाता है दोस्तों। और ये क्या है कि ये जो है चूंकि सटे हुए गांव होता है, सटा हुआ गांव होता है, कहीं कहीं जो सटा हुआ गांव मिलता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण है कि वो बाहरी शत्रुओं से रक्षा के लिए वैसा जो है लोग घर बनाते हैं कि हमें जो है बाहरी शत्रु आक्रमण ना कर दे। किस लिए? क्योंकि वहां जो है कृषि और अन्य उपयोग करने वाले जैसे जल है या कृषि कार्य के जो है महत्वपूर्ण खाद्यान्न पदार्थ हैं, उन संसाधनों की कमी होती है। इसलिए उनके सुरक्षा के लिए एक जगह रहते हैं। इसका उदाहरण यदि देखा जाए तो बुंदेलखंड के क्षेत्र और नागालैंड क्षेत्रों में इस प्रकार के बस्तियां पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये हमारा केंद्रीय बस्तियां हुआ। दूसरा आते हैं हम लोग अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां। तो निश्चित रूप से गुच्छित है यहाँ, ये अर्धगुच्छित हो गया। इसी का जो है छोटा भाग, जब घना भाग गांव जो है टूट गया, ये हमारा जब घना गांव टूट गया तो जो है हमारा ये अर्धगुच्छित या जो है विखंडित में टूटा हुआ, ये हमारा वो होता है। और वो क्या होते हैं कि लोग मजबूरी में क्या करने लगते हैं? निर्वसन करते हैं या स्वेच्छा से निर्वसन करते हैं। इसमें जो है या तो इन पर दबाव होता है या स्वेच्छा से होते हैं, जिसके कारण जो है ये हमारा अर्धगुच्छित या विखंडित कहलाता है। क्योंकि इसमें जो है विभेदीकरण की स्थिति जब आ जाती है, तनाव की स्थिति आ जाती है, तब जो है ये विखंडित जो है हो जाता है। और इसका जो है क्षेत्र का जो है विस्तार यदि देखें तो गुजरात के मैदान में जो है विखंडित बस्तियों का जो है विस्तार पाया जाता है दोस्तों। अब आगे आते हैं पूर्वे बस्तियों में देखते हैं। तो यह पूर्वे बस्ती जो है जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न समस्या के फलस्वरूप पूर्वे बस्ती का निर्माण होता है दोस्तों। ये क्या कि जातीय व्यवस्था के आधार पर उन पर दबाव दिया जाता है और वो उन्हें जो है क्या किया जाता है, गांवों से दूर इनकी बस्तियों को रखा जाता है। और इसलिए जो है ग्रामीण बस्तियों में ये जो है हमारा पूर्वे, ये चौथा प्रकार की बस्ती आया दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं इसमें कि इन बस्तियों में क्या है कि इन गौंड इकाइयां
पाड़ा, पल्ली, नंगला या ढानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण, पूर्वे में जो है जो लोग रहते हैं, पूर्वे में रहने वाले जाति व्यवस्था के आधार पर उत्पन्न समस्या के कारण जो पूर्वे बनते हैं, जो अधिवास बनते हैं, उनको क्या क्या बोला जाता है? तो गौंड इकाइयां पाड़ा, पल्ली, नगला और ढानी कहलाता है। और इसका विस्तार यदि देखा जाए तो खास करके गंगा के मध्यवर्ती मैदानी भागों, मध्यवर्ती क्षेत्रों में और निचले मैदान में जो है विशेष रूप से देखा जाता है। दोस्तों ये जाति भेद के कारण जो है इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर जो आप देखें छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश के निचले घाटियों में भी इस प्रकार के विभेदीकरण वाले स्थिति के कारण पूर्वे की स्थिति पाई जाती है, पूर्वे बस्ती पाई जाती है। और भी विस्तार यदि आप देखें तो इसका जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में भी देखा जाता है। वहां जो है इन क्षेत्रों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक में जो निम्न जाति के, जो छोटे जाति के लोग होते हैं, उन्हें क्या सेंटर से, केंद्रक से जो है दूर बसाया जाता है। ये आप जो है भाई छोटे जाति के हो तो आप सेंटर से दूर चले जाओ, आप दूर में बसो जा करके। ये पूर्वे में बसने वाले लोग होते हैं। और अंत में हमारा परिक्षिप्त या एकाकी बस्ती, हमारा नगरीय बस्ती का प्रकार में देख रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या है कि छोटे छोटे हैमलेट एक बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो है घरों में रहने वाले जो है कम संख्या में रहते हैं घर, और वो क्या होता है दूर दूर तक बिखरे हुए रहते हैं। और यहाँ कुछ ही घर दिखाई देता है, बिल्कुल टोपी की तरह, है ना। कारण कि वनों में रहते हैं और छोटी पहाड़ियों पर रहते हैं, तो वहां सघन बस्तियां नहीं बस सकती है। यही कारण जो है ये हैमलेट एक बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरे होते हैं, जो वनों में होते हैं और छोटी पहाड़ियों पर होते हैं। इसका परिचित एकाकी बस्ती का आप विस्तार देखें तो ये विस्तार हमारा मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में परिचित या एकाकी बस्तियां देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में जो है फिर हम ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बाद में तुरंत नगरीय बस्तियों के प्रकार पर निगाह डालते हैं दोस्तों। तो आप नजरें गड़ाए रखेंगे। रूप से कार्य के आधार पर 9 भागों में हमने बांटा है। तो ये 9 भाग कौन कौन है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर, छावनी नगर, शैक्षणिक नगर, धार्मिक नगर एवं सांस्कृतिक नगर और पर्यटन नगर। ये मुख्य रूप से जो है कार्य के आधार पर देखेंगे। तो क्या है कि प्रशासनिक नगर जहां से प्रशासन व्यवस्था चलता है, तो मुख्य रूप से यदि आप देखें तो सभी राज्यों की राजधानियां प्रशासनिक मुख्यालय कहलाता है। लेकिन इसमें से कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्व रखते हैं, जिस कारण जो है इसे प्रशासनिक नगरों में रखा जाता है। जैसे हमारा चंडीगढ़, गांधीनगर, ईटानगर और दिसपुर, ये हमारा प्रशासनिक नगर के तहत जो है आएगा दोस्तों। फिर औद्योगिक नगर, जहां उद्योगों का विकास अधिक होता है, वो क्षेत्र हमारा औद्योगिक नगर के अंतर्गत जो है हमारा नगरीय बस्तियों में आता है दोस्तों। तो औद्योगिक नगर के तहत अहमदाबाद, जमशेदपुर, सिंदरी, दुर्गापुर, राउरकेला, हुगली इत्यादि को औद्योगिक नगर के अंतर्गत रखा जाता है। परिवहन नगर कहते हैं। तो परिवहन नगर आने की समुद्री क्षेत्र का अंतिम भाग और स्थलीय मार्ग का शुरुआती भाग, ये हमारा उस जिस जगह मिलता है वहां क्या होता है, माल को उतारने और चढ़ाने की जो है व्यवस्था करनी पड़ती है, वो हमारा परिवहन नगर के अंतर्गत आता है। इसमें आगरा, मुगलसराय, इटारसी, कटनी आदि आदि जो है जगहों को जो है परिवहन नगर के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। ठीक है, अब व्यापारिक नगर के अंतर्गत किसे किसे रखा गया है, तो सबसे बड़ा व्यापारिक नगर के रूप में यदि जाना जाए तो हमारा वो मुंबई है। यहाँ से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। उसके बाद में फिर कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और बंगलौर, ये हमारा व्यापारिक नगर के अंतर्गत आ गया दोस्तों। अब खनन नगर ऐसे क्षेत्रों से जहां से जो है खनन कार्य किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कोयला, तेल और जो है तांबा आदि आदि। विशेष रूप से देखें तो खनन क्षेत्र में हमारा झरिया, रानीगंज, सिगरौली, ये हमारा कोयला खनन क्षेत्र हो गया। तो फिर जो है अंकलेश्वर, डिगबोई, ये हमारा तेल खनन क्षेत्र हो गया। फिर जो है आप
तांबा के उदाहरण लें तो ये हमारा खेतड़ी जो राजस्थान का है, ये हमारा खनन नगर के अंतर्गत आया दोस्तों। अब छावनी नगर, तो छावनी नगर कौन बनाते थे? अंग्रेज बनाते थे अपने सुरक्षा हेतु। अंग्रेजों के द्वारा जो छावनी नगर बनाए गए हैं वो मुख्य रूप से कहां कहां? अंबाला छावनी नगर है, जालंधर छावनी नगर, मेरठ छावनी नगर। यही हमारा मेरठ जो 1857 के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो बैरकपुर छावनी से जो है मंगल पांडे ने सबसे पहले 1857 की बिगुल फूकी थी दोस्तों। ये हमारा मेरठ छावनी हो गया। फिर फिरोजपुर, महू, बबीना, ये हमारा छावनी हो गया। और शैक्षणिक नगर, अब शैक्षणिक नगर जो है हमारा नगरीय बस्तियों का महत्वपूर्ण एक प्रकार में से एक है। हमने बतलाया भी आपको कि नगरों में मुख्य रूप से तृतीयक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है। और खास करके जो है आप चतुर्थक श्रेणी में और तृतीयक श्रेणी में भी इसे आप रख करके देख सकते हैं। और इससे यहाँ जो है शिक्षा की जो है प्राप्ति होती है, वो उच्च स्तर तक की शिक्षा की प्राप्ति होती है। ये शिक्षा केंद्र कहाँ कहाँ है? रुड़की, वाराणसी, पिलानी, अलीगढ़, दिल्ली आदि जो है हमारे ये शैक्षणिक नगर हुए। और धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, तो धर्म के ख्याल से हमारा देश भी जो है काफी धर्म पर लोग, हमारे देश के लोग काफी धर्म से जुड़े होते हैं। और धर्म में जो नगरीय वर्गीकरण के आधार पर लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अपने सांस्कृतिक विचारधारा के होते हैं, उस प्रकार के जो है महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं जहां लोग भ्रमण को जाते हैं। तो वो हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत कौन कौन से जगह आ गए? हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या आदि जो है कई हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हुए दोस्तों। और अंत में हम देखेंगे पर्यटन नगर। तो पर्यटन नगर मुख्य रूप से वैसे अभी वर्तमान समय में इसका जो है प्रचलन काफी हो रहा है दोस्तों, और हुआ भी है। कारण है कि लोग इतने जो है व्यस्त हो गए हैं कि अपनी व्यस्तता के कारण वो समय नहीं निकाल पाते हैं। फलस्वरूप जो है कुछ समय वो अपना घूमने में, मनोरंजन करने के लिए या पर्यटन कहें तो पर्यटन के लिए लोग निकालते हैं। इसलिए पर्यटन आज के दौर में काफी महत्वपूर्ण हो गया है। तो पर्यटन कई दृष्टि से किया जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टि से, उत्तम जलवायु जहां होती है वहां पर्यटन किया जाता है। मनोरंजन के दृष्टि से, खेलकूद के दृष्टि से और अन्य दृष्टि से भी जो है पर्यटन किया जाता है। तो पर्यटन नगर जो है मुख्य रूप से शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल और जो है गोवा, मुंबई आदि आदि कई पर्यटक स्थल का निर्माण हो गया है दोस्तों। तो मैंने सारी बातों को आपके सामने सिर्फ और सिर्फ संक्षिप्त रूप में रखा। आप इसे जो है और भी विस्तारित कर सकते हैं। आप तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।